अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आपको पहली बार में ये बात बहुत ही अटपटी लगे, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की जैसी हरकतें हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है। और इस बात की टेंशन हमें लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते माशाल्लाह हमेशा से ऐसे रहे हैं साहब कि पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान का ध्यान खुद हमें रखना पड़ता है। और अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर बांग्लादेश का भी रखना पड़ेगा। आज हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश सारी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहाँ की जनता ने यहाँ की मौजूदा सरकार शेख हसीना सरकार को गिरा दिया है। यहाँ तो कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। और अब इस इंसिडेंट के बाद बांग्लादेश में जो सरकार बनी है, पाक और चाइना साइड वाली सरकार है, जो कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिसके बारे में बात करना तो बनता है। 5 अगस्त 2024 को आंदोलन की आग में जल रहे बांग्लादेश में एक बड़ी भीड़ बांग्लादेश के पीएम हाउस गोनो भवन पहुंच जाती है। ये लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ गुस्से में थी। इसके बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उस जमा देश के सामने आए और कहा, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अब देश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अब इसके बाद मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जहां एक तरफ शेख हसीना इंडिया को पसंद करती थी और पाकिस्तान और चाइना से उनकी कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस का हिस्सा अब इससे बिल्कुल उल्टा है। इसके साथ ही कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आग लगी थी, इसके लिए भी तेल और माचिस चाइना और पाकिस्तान ने दिया था। अब ये सब ठीक है, पर पहले अब आपको अभी की दिक्कत समझाता हूँ। ये असल में मोहम्मद यूनुस की सरकार के हाल ही में लिए गए 5 बड़े फैसले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश वापस से पाकिस्तान बनने की राह पर है, जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। कुछ बड़े फैसले। पहला, बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है। दूसरा, यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के वरिष्ठ हिंदू अफसरों की लिस्ट मांगी है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। तीसरा, सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद खूंखार आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ABT के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया था। चौथा, बांग्लादेश की सत्ता में भारत विरोधी जमात इस्लामी का दखल बढ़ रहा है। पांचवा, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब 1 महीने में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 205 से अधिक मामले सामने आए। अब आइए पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। दरअसल बांग्लादेश ने अब अपनी डिफेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। वो पाकिस्तान से गोला बारूद का इंपोर्ट पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहा है और अब बांग्लादेश पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 40,000 राउंड गोला बारूद लेगा। इसके साथ ही वो 2000 यूनिट बैंक गोला बारूद, 40 टन RDX विस्फोटक और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। ये पिछले साल के ऑर्डर के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट मिलने में 3 शिफ्ट लगेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें पहली शिफ्ट के हथियार इसी महीने मिल सकते हैं और दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। अब ऐसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का अपना फैसला है, लेकिन जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए वर्ल्ड फेमस है, जो खुद दूसरे देशों के हथियार पर डिपेंड है, उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता बदलने के फौरन बाद ये फैसला लेना कई शक पैदा करता है। इसके अलावा एक शक की वजह एक प्रोफेसर साहब भी हैं। दरअसल हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जामा ने एक सेमिनार में बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात की। इस सेमिनार में मिलिट्री ऑफिसर सामने उन्होंने भारत को एक बड़ा खतरा बताया और कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का रिलायबल और भरोसेमंद साथी है। अब वैसे शाहिदुज्जामा कहने को तो प्रोफेसर हैं, पर वो जमात इस्लामी के पक्ष में बयान दे रहे हैं और अब भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा, भारत हमारे लिए कभी भी अपना परसेप्शन बदल सकता है, ऐसे में हमारा न्यूक्लियर कंट्री बनना ही सही जवाब होगा। न्यूक्लियर कंट्री होने का मतलब ये नहीं है कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। न्यूक्लियर कंट्री से मेरा मतलब है कि हमें हमारे फॉर्मर राइवल पाकिस्तान से न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए।
उनके इतना कहने पर हॉल में अफसरों ने तालियां बजाई और यहाँ इंडिया के कान में घंटी बज गई। शाहिदुज्जामा ये भूल गए साहब कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ। उन्होंने बिना इसका जिक्र किए कहा, पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद साथी रहा, लेकिन भारतीय नहीं चाहते हैं कि हम इस पर भरोसा करें। आवामी लीग चाहती है कि हम इसे ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। प्रोफेसर ने आगे जिन्ना के देश की तारीफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश को अपना झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ाना चाहिए। उसने कहा कि पाकिस्तानियों का दिल जलता है, वो हमसे माफी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि हम भारत के साथ हैं। वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। अब ये सब बोलते वक्त शायद प्रोफेसर साहब भूल गए कि इसी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान देश के लिए दे दी थी। बांग्लादेश के मंत्री से मिले पाक के मंत्री। अब देखो, प्रोफेसर साहब अकेले काफी नहीं है। बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का वर्चस्व बढ़ रहा है, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। 1 सितंबर को पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाहिद इस्लाम ने इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। दोनों देशों के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रही है। इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस से बात भी की थी। बांग्लादेश का चीनी प्यार भी जाग गया। आपको बांग्लादेश के चीन प्रेम वाली कहानी भी बताते हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। जमात इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने 2013 में पाबंदी लगाई थी। ऐसे में पाबंदी हटने के बाद जमात इस्लामी के नेताओं से चीनी एम्बेसडर्स ने मुलाकात की थी, जिसके बाद चीनी एम्बेसडर याओ वेन ने कहा था कि चीन बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। शेख हसीना ने कहा भी था कि तीस्ता प्रोजेक्ट में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। अब चीन बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ा रहा है, इसका मतलब भी समझा जा सकता है। नाउ पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास देखिए। वैसे में हमारे देश में एक कहावत है, आप गुरु को ज्ञान ना दें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोफेसर शाहिदुज्जामा इनको एक बार फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास पढ़ाना चाहिए। आजादी के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के 2 हिस्से मिले, जिसमें एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। लेकिन दोनों जगह पर एक ही सरकार चलती थी और दोनों को एक ही देश माना जाता था। उनकी संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। यहाँ पर कुल सीटें 300 थी। उस वक्त पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टीज थी, जिनमें से एक थी आवामी लीग और दूसरी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जबकि आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। जुल्फिकार अली भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान से थे, जबकि शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से थे। जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ तो एक तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो और दूसरी तरफ से शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की जीत हो जाती है। पाकिस्तान की जनता पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को नीचा समझती थी, उन्हें बांग्ला भाषी कहकर चिढ़ाती थी और बांग्ला भाषी लोगों को प्रधानमंत्री बनना पाकिस्तान और वहां की आर्मी और वहां की जनता बिल्कुल गवारा नहीं करती थी। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त के पाकिस्तान जनरल याहिया खान से मिलकर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवा दिया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी से पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन इस हद तक पहुंच गया साहब कि पाकिस्तान को मजबूरन शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ा। रिहा होकर जब शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने जनता से कहा, अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना आजाद मुल्क बनाएंगे। और यहीं से लेकर बांग्लादेश के लिए आंदोलन शुरू हो जाता है, जो एक लंबे वक्त तक चला है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आंदोलन को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान भेजा। जनरल टिक्का खान ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज्यादा सजाएं दी, यातनाएं दी और सारी जुल्म की हदें पार कर दी। उसी वक्त पूर्वी पाकिस्तान में जनरल टिक्का खान ने आंदोलन को कुचलने के लिए 30 लाख लोगों की हत्याएं कर दी और इसे ऑपरेशन को सर्च लाइट नाम दिया गया, क्योंकि जनरल टिक्का खान की सर पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के 30 लाख लोगों के खून का जिम्मा है। इसलिए जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है।
इतना ही नहीं, जनरल टिक्का खान ने 4 लाख औरतों के साथ भी किया। डर कर पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागने लगे। उस समय हमारे देश भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के जनरल थे। पड़ोसी देश के हालात को देखते हुए भारत सरकार भी हर हालात से निपटने के लिए तैयार थी। अब उधर जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपना अलग सैनिक संगठन बनाया, जिनको मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया। मुक्ति वाहिनी को भारत सरकार ने खुलकर सपोर्ट किया। आंदोलन को कुचलने के लिए मेजर टिक्का खान ने अपनी सेना के 3 ग्रुप्स बनाए थे, जिनके नाम थे अल बदर, अल शम्स और रजाकार। इस ग्रुप में रजाकार सबसे ज्यादा जालिम थे। उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की हत्याएं की। रजाकार सैनिकों की संख्या 50,000 थी और इन 50,000 लोगों ने ही 30 लाख लोगों की हत्या की। आखिरकार फिर भी मुक्ति वाहिनी जीतने में कामयाब रही और मजबूर होकर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा, जो आज तक दुनिया में सरेंडर करने वाले सैनिकों की संख्या में सबसे ज्यादा है। आखिरकार पूर्वी पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बन गया, जिसको वहां की भाषा बांग्ला पर बांग्लादेश नाम दिया गया और सन 1972 दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अब एक और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। देखिए, उस समय पाकिस्तान के जनरल जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान को लड़ाई में पूरी तरह से सपोर्ट किया। शेख मुजीबुर रहमान एक पॉलिटिशियन थे, इसलिए जीत का सारा क्रेडिट शेख मुजीबुर रहमान को ही मिला। जियाउर रहमान इस बात से सख्त नाराज हुए थे। वो चाहते थे कि जीत का क्रेडिट दोनों को बराबर बराबर मिले। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन का नाम दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान एक सेक्युलर विचारधारा के नेता थे। वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे और भारत से अपने रिश्ते हमेशा अच्छे रखते थे। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि भारत ने किस तरह से उनकी मदद की। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान के घर में सब कुछ नॉर्मल था। सारा परिवार आराम से अपने कामों में लगा था और शेख मुजीबुर रहमान अपने घर की सीढ़ियों से उतरकर नीचे की ओर आ रहे थे। अचानक आर्मी के कुछ सैनिक उनके घर में घुसे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जीने से उतरते हुए शेख मुजीबुर रहमान पर भी गोलियां चला दी और उन्हें खत्म कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के बाकी 17 लोगों को भी एक साथ मार डाला और हद तो तब हो गई जब शेख मुजीबुर रहमान के 10 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा। ये जालिम सैनिक यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक गड्ढा खोदकर शेख मुजीबुर रहमान के परिवारों को जानवरों की तरह गड्ढे में दबा भी डाला। कहा जाता है इसमें पूरी तरह से पाकिस्तान का ही हाथ था और उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना जर्मनी में अपने अपने हस्बैंड के साथ थी और जब आर्मी को लगा कि शेख हसीना और शेख रिहाना कल आकर फिर से बांग्लादेश पर कब्जा ना कर लें, इसलिए उन दोनों बहनों को भी खत्म करने का प्लान बना लिया। जैसे ही इस बात की भनक भारत सरकार को लगी, उन्होंने शेख हसीना और शेख रिहाना को फौरन भारत में बुला लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना से कहा कि जब तक बांग्लादेश में हालात संभल ना जाएं, आप भारत में रहो और फिर बांग्लादेश जाकर चुनाव लड़ना। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इन्हीं कामों की वजह से शेख हसीना आज तक भारत से सबसे अच्छे रिश्ते रखती रही हैं। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन बांग्लादेश की सेना को शेख जियाउर रहमान भी पसंद नहीं आए। इसी वजह से बांग्लादेश में फिर 30 मई 1981 को 15 अगस्त 1975 वाली घटना जैसा ही अंजाम दिया गया। शेख जियाउर रहमान चटगांव दौरे पर थे, वहीं पर सेना ने उनकी हत्या कर दी। शेख जियाउर रहमान की हत्या में जनरल इरशाद ने पूरा रोल निभाया था। बाद में सेना ने उन्हें भी मार डाला। अब इन सब हालातों को देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को बांग्लादेश जाने के लिए कहा। शेख हसीना बांग्लादेश चली जाती हैं और वहां जाकर अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष बनती हैं और चुनाव लड़ती हैं। दूसरी तरफ शेख जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया उनकी मुख्य विपक्ष पार्टी बनती हैं। दोनों एक दूसरे पर अपने अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाती हैं। इसी तरह साल आता है 1996, जब शेख हसीना चुनाव जीतकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनते शेख हसीना ने इस्लामिक कट्टरपंथियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। 1996 में जब 15 अगस्त का दिन आया तो पूरा बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्याओं को याद करके शोक मना रहा था। उसी दिन शेख जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है? जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, तब कोई धूम धड़ाके से अपना जन्मदिन मना रहा है। बांग्लादेश में हर साल 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खालिदा जिया की इस हरकत से शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच और भी खटास बढ़ गई है।
साल 1996 से लेकर सन 2001 तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद चुनाव जीतकर सन 2001 से 2006 तक खालिदा जिया प्रधानमंत्री पद पर रहीं। दोनों एक दूसरे पर चुनाव में धांधली होने का इल्जाम लगाती रहीं। इस बात से परेशान होकर बांग्लादेश ने एक नए पद केयर टेकर राष्ट्रपति पद नियुक्त किया। फखरुद्दीन अहमद को केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया गया, जिससे कि वो चुनाव में होने वाली धांधली पर नजर रखें और कोई भी धांधली ना हो, आसानी से चुनाव हो जाए। लेकिन फखरुद्दीन अहमद ने दो बिल्लियों के बीच बंदर के बंटवारे वाला खेल कर दिया और शेख हसीना और खालिदा जिया को अरेस्ट करवाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। फखरुद्दीन अहमद 2006 से 2008 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शेख हसीना जेल से बाहर आई। शेख हसीना ने 2008 में चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बन गई। 2008 से 2024 तक शेख हसीना ही प्रधानमंत्री रही हैं और 2024 का भी चुनाव जीत गईं। इसलिए बांग्लादेश की जनता उन्हें डिक्टेटर यानी तानाशाह कहने लगी। फिर आंदोलन और बाकी पूरा कांड होता है और अब मोहम्मद यूनुस की सरकार आती है, जो कि बांग्लादेश को फिर से 1971 वाले दौर में ले जाना चाहती है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो देश खुद कुदरत के निजाम के भरोसे चल रहा हो, उसके चक्कर में इंडिया के खिलाफ जाना कितना सही होगा, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। बाकी आपके हिसाब से बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।